Hello students, very good morning to all of you. Dear students, today in this lecture we are going to discuss about ionization enthalpy या ionization energy. वैसे तो ionization enthalpy को मैं पहले ही कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बता चुकी, इसकी डेफिनेशन के बारे में, लेकिन आज हम कंप्लीट ionization enthalpy को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ionization enthalpy along the period down the group वेरी होती है एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं. सो लेट मी स्टार्ट आवर टॉपिक. व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है. फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम. तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर एक शेल और हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर भी कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ मूव करोगे, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा तो हमें सीधी सी बात ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा. तो अब सबसे लूजली बाउंड अगर इलेक्ट्रॉन कोई है तो वो है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है. इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाने के लिए जो एनर्जी मैं इस इलेक्ट्रॉन को दूंगी या इस एटम को दूंगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. मीन्स व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bounded electron. Remove the most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom to convert it into gaseous ions, that is cation. Means what is this? It is that minimum amount of energy which is required to remove this electron, which is most loosely bounded electron from एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. किसी आइसोलेटेड और ऑब्वियस बात है कि से गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए. उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. अगर मुझे आईपी की डेफिनेशन देनी है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द minimum potential difference. It is the minimum potential difference in any discharge tube which is required to remove आगे सेम है, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम सो दैट इट कन्वर्ट इनटू द कैटायन. मीन्स ये वही मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो इसीलिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक ही तरीके से कंसिडर करते हैं. समझ आ रही बात? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज बाय दिस सिंबल. दिस इज द सिंबल ऑफ एंथैल्पी जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. आई वर्ड हम यूज कर रहे हैं आयनाइजेशन के लिए. तो दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो एनर्जी जो चाहिए किसी भी मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मेटल आयन है, कोई मेटल है सॉरी विच इज इन द गैसियस स्टेट. हमने कहा गैसियस स्टेट में लेकर आना है. इसका मतलब सबसे पहले यही बात है कि पहले तो मुझे मेटल को क्या करना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में लेकर आना पड़ेगा. और इस गैसियस स्टेट में लाने के बाद फिर मैं इसको क्या करूँगी, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूँगी जिसको मैंने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड उसके बाद क्या होगा, ये मेटल जो है किसी
कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ चलो एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो हम बोलते हैं M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन मीन्स अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम को रिमूव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, या किलो कैलोरीज पर एटम। ठीक है ना, किलो जूल पर एटम्स में भी कर सकते हो, पर मोल कर सकते हो, किलो कैलोरीज पर मोल, मतलब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, या एक एटम को रिमूव करने के लिए, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड किलो कैलोरीज पर मोल में हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। दीज आर द यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, now let me discuss about what is successive ionization enthalpy. What is a successive ionization enthalpy? ionization enthalpy को हम IP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से। देखिए बच्चे, सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है, इसको मैंने कुछ एनर्जी दी, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Al+1 में कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये एनर्जी एल्यूमिनियम को किसमें? +1 में चेंज कर रही है। सिमिलरली अगर मैं Al+1 में फिर से इसको मैं फर्स्ट बोल देती हूँ, इसको मैं सेकेंड बोल देती हूँ। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो किसमें चेंज हो गया? Al2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। अगर मैं Al2 पॉजिटिव को फिर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ, जिसको मैंने कह दिया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। मीन्स what is successive ionization enthalpy? Amount of energy required to remove first, second, third and so on electron is called successive ionization enthalpy. Means एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, कितने भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मीन्स क्या हुई? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव first, second, third, etc. electron is called successive ionization enthalpy. ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चे, वो प्रीवियस आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। मीन्स अगर कोई हमसे बात करे, अगर मैं कह दूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, उससे ज़्यादा हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, उससे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। इट्स मीन दैट आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन वी हैव टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। When we have to remove the second electron, we have to provide more energy to that cation so that it convert into di-positive cation. Means यहाँ वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा, ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। देखिए इसका क्या रीज़न है? अब क्वेश्चन आ गया, why successive ionization enthalpy is more than the preceding ionization enthalpy या फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी जिस भी तरीके से। थर्ड पूछिए तो फर्स्ट और सेकेंड से ज़्यादा क्यों होगी, सेकेंड पूछिए तो फर्स्ट से ज़्यादा क्यों होगी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम अगेन। देखिए एल्यूमिनियम में हमने क्या किया? कुछ एनर्जी ली इसको +1 में चेंज करने के लिए, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। 13 proton have to hold 13 electron. Here there are 13 proton but there are 12 electrons. ये बात हमने पहले भी पढ़ी है इससे प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक रिले के केस में, कि इस केस में 13 प्रोटॉन हैव टू होल्ड 12 इलेक्ट्रॉन। इसके कारण क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज। अब क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है 13 और इलेक्ट्रॉन है 12, तो ये 13 प्रोटॉन इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को, 12 नेगेटिव चार्ज को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रख सकते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गया? इंक्रीज।
अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया ई इलेक्ट्रॉन के लिए तो obvious सी बात है मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए, टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दैट इज वाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, हाई। अब हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस सब में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेना, मैंने किसी में भी आई थिंक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया है, तो अब +1 इलेक्ट्रॉन सब में ऐड कर लेना क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया An2 पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे जो एनर्जी दी है दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि सेकेंड तो फर्स्ट से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव में 13 प्रोटॉन एंड देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि अब 13 प्रोटॉन हैव टू होल्ड 11 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ वेरी इजी फॉर दिस प्रोटॉन टू होल्ड दीज इलेक्ट्रॉन। इन प्रोटॉन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड कर लेंगे। इसका मतलब अगर अब इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है क्या बनाने के लिए, इसको Al3 पॉजिटिव निकालने के लिए, तो ये वाली जो एनर्जी होगी वो तो और भी ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। तो इट्स मीन दैट हर बार क्या इंक्रीज होने के कारण, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज प्रोटॉन्स आर not decreasing but electrons are decreasing, ठीक है। and protons can hold these electrons easily, that is why we require more amount of energy। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, प्रीवियस आयनाइजेशन एंथैल्पी से हाई होगी, ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करते हैं या अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग या गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब किस किस चीज पर ये डिपेंड करेगी। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात ये डिपेंड करेगी साइज ऑफ एटम पे, ये डिपेंड करेगी चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, ये किस पर डिपेंड करेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, दैट इज क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। एंड फिफ्थ वन, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्ट करेगी या कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करेंगे। सबसे पहले हम बात करें साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एसपीडीएफ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट लेट मी डिस्कस अबाउट एटॉमिक साइज। देखिए बच्चे, वापिस वही बात हम कर रहे हैं कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन हटाना है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन हटाना है, यहाँ से बीच वाली शेल्स मैंने नहीं बनाई हैं। तो आप देखिए, अगर आप खुद ये कहेंगे कि ओबियस मैम हमें थर्ड वाले के लिए एनर्जी कम चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्शन कम है, अगर अट्रैक्शन कम है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या है, ज़्यादा आसान है। इस केस में इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यहाँ पर उससे ज़्यादा और यहाँ पर उससे ज़्यादा। इसका मतलब साइज ऑफ एटम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम साइज ऑफ एटम को एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज एंड हेंस न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑल्सो क्या होगा, डिक्रीज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल
Let me talk about lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो बच्चे, क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द लास्ट या मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज। तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर आप पीरियड में बात करें तो पीरियड में साइज डिक्रीज करता है, और साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज। ये भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है ना, दे हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स अल्काली मेटल्स का साइज सबसे ज़्यादा हाई होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लोवेस्ट होती है हर पीरियड में। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके खुद के पीरियड में लिथियम की सबसे कम होगी, सोडियम वाले ग्रुप में सोडियम की सबसे कम होगी, और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सीजियम जो है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीजियम बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देकर किसमें? पॉजिटिव कैटायन में चेंज हो जाएगा, और सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? पूरी पीरियोडिक टेबल में लोवेस्ट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? सीजियम की लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सीजियम इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट्स साइज इज मैक्सिमम। वैसे तो इसके नीचे फ्रॉन्शियम भी होता है, बट बच्चे फ्रॉन्शियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, छोटा साइज ज़्यादा एनर्जी, बड़ा साइज कम एनर्जी, ठीक है। सेकेंड हमने जो फैक्टर की बात करी थी दैट वाज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज आप बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। अभी वैसे तो हमने साइज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन का सेम सा ही कंसेप्ट होता है। अगर साइज घटेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? बढ़ेगी। मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम 3, 4, अगर चार्ज की हम बात करें 5, 6, 7, 8, 9। मीन्स जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? अलोंग दिस न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर ऐसा होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, और साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मीन जब हम इधर मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे इंक्रीज करनी चाहिए, मीन सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। बट देर आर सम एक्सेप्शंस जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या कि बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा होती है, सिमिलरली नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम वेरिएशन अमंग द पीरियड एंड ऑफ द ग्रुप बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसलिए अलोंग द पीरियड जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज करती है विद फ्यू एक्सेप्शन, क्योंकि बच्चे इनऑर्गेनिक का मतलब ही एक्सेप्शन होता है। तो ये एक्सेप्शन ही हमसे पेपर में पूछी जाती हैं कि आउट ऑफ दीज आप अरेंज करिए इनको आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में। तो एक्सेप्शन से ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज इनऑर्गेनिक में तो वैसे कुछ है नहीं, है ना। तो वी हैव टू डील विद द एक्सेप्शन, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर हमने किया था दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट थर्ड या फोर्थ जो भी था, देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट की बच्चे अगर हम बात करें, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितने ज़्यादा पास है, कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितने ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है, पेनिट्रेटेड। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर घुसना, है ना, उस चीज़ को हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो S होता है P, फिर D और फिर क्या होता है F। मीन्स पेनिट्रेशन ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, पेनिट्रेशन ऑर्डर
तो पेनिट्रेशन ऑर्डर होता है एस का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर किसका, एफ का। मीन्स एस जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। मीन दिस इज द पेनिट्रेशन ऑर्डर। एस इज मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस। और सीधी सी बात है, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास होगा उन दोनों में न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। मीन्स पेनिट्रेशन इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एस से हटाना है या पी से हटाना है तो एस से हटाना मुश्किल है बजाय कि पी के। अगर सेम प्रिंसिपल चले, अगर पी और डी में से बात करें तो पी में से हटाना मुश्किल है, डी में से आसानी से निकल जाएगा। सिमिलरली डी और एफ में, डी में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इन कंपैरिजन टू पी और डी ऑर्बिटल, ठीक है, सॉरी एफ ऑर्बिटल। डी में आसानी से निकल जाएगा इन कंपैरिजन टू एफ ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बेरिलियम और बोरॉन की, हम बात करें किसकी, बेरिलियम और बोरॉन की। देखिए बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2, इसका कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। दिस वन। लेकिन जब हम इधर से इधर जा रहे हैं हमें ये बात मालूम है साइज ऑफ बेरिलियम इज हाई, साइज ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। बेरिलियम का साइज बोरॉन के साइज से बड़ा है। अगर ऐसा है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखूं तो ये देखा कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है किससे, बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। जबकि होना तो उल्टा चाहिए, जिसका बड़ा साइज उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहिए, जिसका छोटा साइज उसमें से मुश्किल से निकलना चाहिए। बट यहाँ पर हम साइज वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू साइज, दिस इज अकॉर्डिंग टू, दिस ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू साइज। साइज से ही, इसीलिए तो हमने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, सिर्फ साइज ही अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही अफेक्ट नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि एस, ये भी प्रिंसिपल 2 है, ये भी प्रिंसिपल 2 है। एक मुझे इलेक्ट्रॉन 2s में से हटाना है, एक मुझे 2p में से हटाना। अभी अभी हमने बात करी थी s की पेनिट्रेशन ज़्यादा है बजाय कि p से, इसलिए s में से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है, p में से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या है, कम है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन ऑफ s ऑर्बिटल then p orbital, electron can be removed easily from beryllium than boron, while size of boron is less than the size of बेरिलियम, ठीक है। जबकि बोरॉन का साइज तो क्या है, छोटा है, लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है। इसका रीजन क्या है, नॉट अकॉर्डिंग टू साइज, किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। पहला रीजन तो ये है। देखिए इसके लिए पहला रीजन तो क्या है कि इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है। दूसरा देखिए लास्ट वाला जो एक और कंसेप्ट मैंने लिखवाया है कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आप देखिए 1s तो फुली फील्ड है, 2s भी फुली फील्ड है। यहाँ पर आप देखिए 2p इज नॉट फुली फील्ड और नॉट हाफ फील्ड, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हाफ फील्ड होता तो 3 इलेक्ट्रॉन होते, फुली फील्ड होता तो 6 होते। तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है बजाय कि इसके। तो ये ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन it have, this is a more stable electronic configuration, it is more stable electronic configuration than this one। क्यों, क्योंकि ये फुली फील्ड है, ये क्या है, फुली फील्ड नहीं। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये फुली फील्ड हो जाएगा, ये भी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये ज़्यादा आसानी से लूज करेगा ताकि वो इसमें चेंज हो जाएगा ना। तो दैट इज वाई दीज आर द 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, ठीक है। देन
we have to talk about the screening effect. Screening effect और shielding effect. देखिए बेटे ये बात तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या दो चीज़ें एक ही टाइम में वर्क करती हैं, क्या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा फैक्टर क्या इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन। ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये इसको अपनी तरफ से रिपेल करना चाहता है। जब मैं इस खींचने वाले इफेक्ट में से इस रिपेल करने वाले इफेक्ट को हटा दूंगी, उसको हम जेट इफेक्टिव बोलते हैं, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये जो इन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, स्क्रीनिंग एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कब इंक्रीज करेगा, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। और ऐसा क्यों होगा, एज द स्क्रीन, चलो एक बात और लिख देते हैं, एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, साइज इंक्रीज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। देखिए कैसे, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं, वापस मैं ले लूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम। जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि लिथियम के पास 3, सोडियम के पास 11, इसके पास कितने हो गए 19। तो भी ऐसी बात है, प्रोटॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसके साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके साथ इंक्रीज होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे अंदर की तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो साइज छोटा कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो साइज क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है ना। इनके साथ साथ एक और फैक्टर हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था कि क्या न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एडिशन ऑफ न्यू शेल भी हो रही है। जब हमने साइज की बात करी थी तब हमने ये बातें करी थी। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ये दोनों इफेक्ट मिलके इस न्यूक्लियर चार्ज वाले इफेक्ट को क्या कर देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं। और जब ये इस न्यूक्लियर चार्ज वाले इफेक्ट पर डोमिनेट हो जाते हैं तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता तो है, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट और एडिशन ऑफ न्यू शेल इतने ज़्यादा है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डोमिनेट करने से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यही रीज़न भी है जब हम वेरिएशन करेंगे कि क्यों डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ पर भी दे पाई हूँ। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, एडिशन ऑफ न्यू शेल ऑल्सो इज अकरिंग। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज से ज़्यादा है, इसीलिए साइज बढ़ेगा। और जब साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज लेस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन कम उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर हम लास्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जांपल तो अभी मैंने दिया था बेरिलियम और बोरॉन का। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। देखिए नाइट्रोजन का अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब यहाँ पर P जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। और अगर आपको याद हो, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ
कि सब चीज़ें स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अपने आप को अच्छा फील करवाएगा, खुश रहेगा। अगर वो खुश रहेगा तो नेचर में एग्जिस्ट भी कर सकेगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूँ, ये तो कैसा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। यहाँ पर आ जाइए, ये हाफ फील्ड नहीं है ना ही फुली फील्ड है। इसका मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि अगर मुझे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से ये इलेक्ट्रॉन हटाना हो, ठीक है, ये आसान है, या फिर इस अनस्टेबल में से ये एक इलेक्ट्रॉन हटाकर इसको स्टेबल में चेंज करना हो। मीन्स अगर मैं ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p3 यानी कि O पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ स्टेबल। तो कोई अनस्टेबल चीज, लेस स्टेबल या अनस्टेबल चीज स्टेबल में ज़्यादा आसानी से जाएगी, या फिर कोई स्टेबल चीज में से इलेक्ट्रॉन आप हटाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ये बन गया 1s2 2s2 2p2, ये बन गया लेस स्टेबल या अनस्टेबल। ये वाला प्रोसेस आसान है कि लेस स्टेबल से स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाना, या ये ज़्यादा आसान है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाना। तो आप कहेंगे ओबियस ये ज़्यादा आसान है। कोई भी स्पीसीज जो कम स्टेबल होगी वो क्या करेगी, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करेगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की कोशिश करेगी। इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से हट जाता है। हालांकि साइज ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू NCERT तो कंसेप्ट यही है कि नाइट्रोजन से छोटा है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक और यहाँ पे एक्सेप्शन बताई थी, लेकिन हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। सो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करना क्वेश्चन को, वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। आंसर कहाँ से निकलेगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से। हाफ फील्ड है, स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो अनस्टेबल होगा, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ये अनस्टेबल है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी होती है तो बहुत आसानी से क्या करेगी, स्टेबिलिटी गेन करेगी। इसलिए ये वाला प्रोसेस ज़्यादा आसान है, इसलिए ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6 नॉर्मल। अगर मैं नियोन की बात करूँ, दैट इज 1s2 2s2 2p6। अब देखिए ये तो क्या हुआ, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि ये क्या है, फुली फील्ड है, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फुली फील्ड है इसलिए क्या हुआ, स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो नोबल गैसेस में क्या होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसीलिए नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे क्या होती है, हाईएस्ट होती है अपने पीरियड के अंदर। डाउन द ग्रुप जाते हुए तो इनकी भी घटेगी, हीलियम से ज़्यादा नियोन की, कम नियोन से ज़्यादा आर्गन की, कम डिक्रीज, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज तो ये भी करेगी, लेकिन अगर अपने पीरियड में इनको कंपेयर करें तो अपने पीरियड में नियोन की मैक्सिमम होगी, अपने पीरियड में आर्गन की मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग या गवर्निंग द ionization enthalpy, why noble gases have maximum ionization enthalpy, because they have very stable fully filled electronic configuration, that is why they have less tendency to lose the electron, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, मैग्नीशियम में से हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, 6 2 8 10 और 2 12, ठीक है। मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, इसको क्या बनाने के लिए Mg+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दो, या यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख दो +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है या फिर
इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हटाना, या फिर मैं इसको कह दूँ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी करके इसको Mg2 पॉजिटिव में लेकर आना आसान है। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल। क्यों, क्योंकि P भी भरा हुआ है, S भी भरा हुआ है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि S में से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, स्टेबल नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रह गए। इसके अंदर 12 है, इसके अंदर 11, इसके अंदर कितने हैं, इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन, मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन आ जाए, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। अच्छा, अब सोडियम का भी मैं ठीक है बच्चे, यहाँ से जब यहाँ पर गए तो हमें स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना था। इसका मतलब ये वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है ना, ये वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। सेकेंड में से जब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये तो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल में इधर चले गए तो ये कैसी होगी, लो होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे लो होगी, इससे तो हाई ही होगी। लेकिन वैसे इसकी कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू सोडियम, देखिए सोडियम का हम देखते हैं, इन कंपैरिजन टू सोडियम। देखिए सोडियम में चले गए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। लेस स्टेबल या अनस्टेबल, इसमें से एनर्जी प्रोवाइड करी, इसको बना दिया Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी Na+2 +2 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया 1s2 2s2 2p5। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। अब अगर हमसे कोई पूछे इसमें और इसमें मुझे कंपैरिजन करनी है, मैग्नीशियम और इसमें, देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, उसका रीज़न होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लेकिन आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर और लोअर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी सोडियम से, है ना। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे, सोडियम से। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर क्या है, फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि सोडियम का क्या है, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड फिर बात करें अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मच हायर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब ये देखिए Mg ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल से आसानी से स्टेबिलिटी में चला जाएगा, ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी में मुश्किल से जाएगा, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। देखिए मैं क्वेश्चन लिख दूँ एक बार, यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन दैट ऑफ सोडियम। Why second ionization enthalpy of sodium is higher than that of magnesium। ठीक है, सेकंड तो किसकी ज़्यादा है, सोडियम की। फर्स्ट किसकी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की। फर्स्ट मैग्नीशियम की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, अनस्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और दूसरी बात साइज भी बड़ा है तो ये निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है, तो साइज तो ऑब्वियस है, सेम मतलब डिक्रीज इसका भी हुआ और इसका भी हुआ है, तो फिर से क्या होना चाहिए, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा,
इसके क्या होनी चाहिए थी कम, लेकिन हो गया रिवर्स। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल स्पीसीज क्या करेगी, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल में चेंज होगी। जबकि सोडियम Na पॉजिटिव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुश्किल से जाएगा, इसलिए सेकंड वाली क्या है, हाई है। किससे हाई? इससे हाई। और इसमें सेकेंडाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लो है। इससे लो, आपस में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमेशा क्या होती है, हाई ही होती है। इससे ये हाई है, इससे ये हाई है, बट वी आर कंपेयरिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड और फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो बच्चे इस तरीके से हमें क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप वेरी करती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी के, उनमें आपको सिर्फ क्या चीज़ चेक करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, हाफ फील्ड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए, स्टेबल अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए, साइज चेक कर दीजिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट चेक कर दीजिए कि किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, वहाँ से आपके सारे के सारे आंसर्स क्या निकलेंगे, सही निकलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड। वैसे मैं ये सारा फटाफट आपको बता भी दिया है, फटाफट डिस्कस करेंगे। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं यहाँ से यहाँ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, हालांकि मैं नियोन को ना ही करूँ तो क्योंकि इसका साइज तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज वेंडर वॉल रेडियस होती है, बड़ा होता है, तो यहाँ तक मैं कंपेयर कर देती हूँ, इनकी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो जब आप इधर जा रहे हैं बच्चे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, और ये सब चीज़ें जब क्या करेंगी, इंक्रीज, ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज विद फ्यू एक्सेप्शंस, जिसमें हमने कहा कि होना तो क्या चाहिए उधर, इसकी सबसे ज़्यादा ये ऐसे ऑर्डर होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर है कि बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन की, ठीक है, फिर बोरोन की कार्बन से ज़्यादा, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा, सॉरी नाइट्रोजन की ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर किसकी, फ्लोरीन की। तो इस तरीके से ये ऑर्डर होना चाहिए, बट इन दोनों में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उल्टा लिख दिया, बेरिलियम डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिखा था, ऑब्वियस डिक्रीज हो रही है आयनाइजेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमने लिखा हुआ था। देखिए बच्चे हम कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शन दी कि इस पीस से ज़्यादा होती है और दूसरी इस पीस से ज़्यादा होती है। तो एक एक्सेप्शन यहाँ देखने को मिलेगी, एक एक्सेप्शन यहाँ देखने को मिलेगी। आई थिंक मैंने जो पहले सिंबल्स यूज़ किए हैं, आई थिंक वो भी मैंने रिवर्स यूज़ किए हैं, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना बच्चे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर इंक्रीज कर रही है, मैंने रिवर्स साइन लगा दिए, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करिए विद फ्यू एक्सेप्शन, दीज टू, इनके एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, अदरवाइज सेम रहेगा कि अलोंग द पीरियड क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, चाहे किसी की भी कंपैरिजन कर लीजिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, किसी के भी, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सो ऑन। नीचे की तरफ जाओ, इधर जाओ, इधर साइज घट रहा है, इधर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। हो तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और हमने बात करी थी कि साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर डोमिनेट कर जाते हैं, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
तो इससे ज़्यादा कम इसकी, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम और C0 की सबसे कम। तो इस तरीके से बच्चे हम वेरिएशन देख सकते हैं क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी की। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 की, 3 की, 4 की आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी है तो सारे फैक्टर्स को ध्यान से देखिए, साइज ध्यान से देखिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिए, उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिकली आपके सारे आंसर्स वहाँ से क्या निकलेंगे, सही निकलेंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्मॉल टॉपिक ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है बच्चे, तब तक आप इसको पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी। हैव अ नाइस डे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।